नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की चौथी इकाई के छठे पाठ में आज हम विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD तथा विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत 1945 में इस उद्देश्य से हुई थी कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिमय ढंग से सामान्य स्तर पर लाने में सहायता दी जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक सह संस्था है। विश्व बैंक के कार्य या फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। IBRD, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं, निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, उत्पादक उद्देश्य के लिए पूंजी के निवेश की सुविधा प्रदान करके अपने सदस्यों के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता देना और अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में उत्पादक सुविधाओं और संसाधनों के विकास को प्रोत्साहन देना। तो विश्व बैंक का सबसे पहला कार्य है, यह उत्पादक उद्देश्यों के लिए सदस्य देशों को पूंजीगत सहायता प्रदान करता है। दूसरा कार्य है प्रतिभूति देकर निजी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना अथवा निजी निवेशकों द्वारा ऋणों तथा अन्य निवेश में भागीदारी को बढ़ावा देना, और जब उचित शर्तों पर पूंजी उपलब्ध न हो तो अपने संसाधन से या उधार लिए गए संसाधन से उत्पादक उद्देश्य के लिए वित्त की व्यवस्था करके निजी निवेश को संपूर्ण करना। तो इस प्रकार दूसरा जो इसका कार्य है वह सरकारों को सहायता करने के साथ साथ ही निजी निवेशकों को भी उत्पादक कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। तीसरा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दीर्घस्थायी संतुलन वृद्धि को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देकर सदस्य देशों के भुगतान शेष में संतुलन बनाए रखना और परिणाम स्वरूप उनके क्षेत्रों में मजदूरों की उत्पादकता और उनका जीवन स्तर और परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता देना। तो इस प्रकार तीसरा जो कार्य है वो विश्व बैंक का वह यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में संतुलन बनाए रखने में, विशेषकर भुगतान शेष के संतुलन को बनाए रखने के लिए मदद करता है तथा सदस्य देशों में मजदूरों की उत्पादकता और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो भी सहायता उपलब्ध संभव हो वो प्रदान करता है। तथा चौथा इसका कार्य है अन्य माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के अनुपात में इसके द्वारा दिए गए अथवा गारंटी शुदा ऋणों की व्यवस्था करना, ताकि अधिक उपयोगी और जरूरी छोटी बड़ी परियोजनाओं पर पहले ध्यान दिया जा सके। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसा पिछले पाठ में हमने पढ़ा था और विश्व बैंक में मूल अंतर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि विश्व बैंक दीर्घकाल के लिए आधारभूत संरचना में परिवर्तन आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है तथा विश्व बैंक निजी निवेशकों को भी ऋण उपलब्ध कराता है। सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य ही विश्व बैंक के भी सदस्य हैं। सन 2020 तक इसके 189 सदस्य हैं। संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति विश्व बैंक का ढांचा भी त्रिस्तरीय है। इसका एक अध्यक्ष होता है, दूसरे स्तर का अधिकारी निदेशक होता है और तीसरे स्तर पर शासक मंडल होता है। इसमें विश्व बैंक के 5 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस तथा जापान।
पूंजी संरचना। विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी $10 बिलियन है, जो एक लाख के 1 लाख हिस्सों में विभक्त है। इनमें से $9,400 मिलियन वास्तव में अभिदत्त या अनसब्सक्राइब्ड है। विश्व बैंक के कार्य जो हैं उनमें जो कमियां दिखती है या जो उनकी आलोचनाएं की जाती है वो इस प्रकार है। विश्व बैंक के कार्य एवं नीतियों की विभिन्न आधारों पर आलोचना। पहली, ऊंची ब्याज दर। बैंक ऋण पर बहुत अधिक ब्याज दर वसूल करता है। साथ ही उसने अवितरित शेषों पर प्रतिबद्ध प्रभार या कमिटमेंट चार्जेस अपनाया है, जो ब्याज दर और अग्रांत फीस या फ्रंट एंड फीस भी लेता है। ऋण पर अभी यह लगभग 7.6% ब्याज ले रहा है। अपर्याप्त संसाधन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। बैंक के विरुद्ध यह आलोचना की गई है कि यह विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में पूर्णतः असफल रहा है। इसके ऋणों की मात्रा उन देशों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की कुल पूंजी आवश्यकताओं की सीमाओं को छू बढ़ सकी है। इसी प्रकार तीसरी आलोचना की जाती है दोषपूर्ण विधि या डिफेक्टिव मेथड। बैंक का उधार देने का तरीका दोषपूर्ण है या कोई भी ऋण मंजूर करने से पहले उधार लेने वाले देश की पुनर्भरण क्षमता पर बल देता है। विकासशील देशों के लिए इस तरह की कठोर शर्त और विभेदात्मक है, क्योंकि वे देश गरीब होते हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। विभेदात्मक व्यवहार, यह अपने सदस्यों को उद्देश्य तथा क्षेत्र के अनुसार सहायता देने में विभेदात्मक व्यवहार करता है। वर्ष 1990 से बैंक की उधार देने की नीति यह है कि विकासशील देशों को अधिक उधार दिया जाए, और वह भी कृषि के विकास, ग्राम विकास, ऊर्जा, परिवहन, संचार, जलवायु, सीवरेज, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण आदि के विकास के लिए। इसी प्रकार कठोर शर्तें या स्ट्रिक्ट कंडीशंस, प्रत्येक उधार देने वाले देश को विकास नीति के पत्र में निर्धारित एक्शन प्रोग्राम का अनुसरण करना पड़ता है। इसमें खुला व्यापार, सार्वजनिक बजट बनाने और ऋण प्रबंध करने में सुधार, कीमत नीतियों में परिवर्तन, सार्वजनिक निवेश का बेहतर आयोजन और सार्वजनिक उद्यमों का बेहतर प्रबंध आदि शामिल है। सुधार कार्यक्रमों का एक निश्चित तिथि को पूरा किया जाना आवश्यक होता है और उन सुधार कार्यक्रमों का पुनः निरीक्षण करने के बाद ही कर्ज का दूसरा भाग दिया जाता है। इसी प्रकार ऋणदाता की मुद्रा में भुगतान या पेमेंट इन लेंडर्स करेंसी। विश्व बैंक ऋणी देश को उस देश की मुद्रा में भुगतान करने पर बल देता है जिस मुद्रा में वह संबंधित देश से अथवा बैंक से ऋण प्राप्त करता है। अतः ऋणी देश के लिए ऋण का भुगतान करना एक कठिन समस्या पैदा कर देता है। आधारभूत उद्योगों के लिए ऋण नहीं। नो लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। विकासशील देशों को मुख्यतः कृषि, सिंचाई एवं संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए अधिकांश ऋण दिए गए हैं, जबकि इन देशों को तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए बड़ी मात्रा में ऋणों की आवश्यकता है। विश्व बैंक ने इस दिशा में ठोस कार्य नहीं किया है। इसी प्रकार अगली जो आलोचना है वह सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व नहीं। नो इम्पोर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर। विश्व बैंक सदस्य देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की तुलना में निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल देता है, किंतु अधिकांश विकासशील देश आर्थिक नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। अतः इन देशों में की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक है। विश्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के ढांचे पर सीधा प्रहार होता है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद विश्व बैंक का विकासशील देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। विगत वर्षों में विश्व बैंक का महत्व बढ़ा है,
इसके द्वारा दी गई सहायता राशि एवं सहायता प्राप्त करने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विश्व बैंक ने अपने कार्य से यह सिद्ध किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कल्पना मात्र न होकर वास्तविक है। वास्तव में विकासशील देशों में गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, विषमता आदि इतनी व्यापक समस्याएं हैं कि विश्व बैंक को अपने उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कार्य करना शेष है। इसी प्रकार भारत तथा विश्व बैंक की यदि बात करें तो भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके अधिशासी बोर्ड पर बहुत वर्षों तक स्थायी स्थान प्राप्त था। बैंक भारत को ऋण देकर, क्षेत्र सर्वेक्षण करके, विशेषज्ञ पूर्ण सलाह देकर, मिशन तथा अध्ययन दल भेजकर और ईडीआई में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर भारत के योजनाबद्ध आर्थिक विकास में सहायता देता रहा है। बैंक के मिशन का नई दिल्ली में एक प्रमुख अधिकारी भी है जो भारत में सहायतादत्त परियोजनाओं की देखभाल और परामर्श के लिए बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व बैंक भारत को कई तरह की योजनाओं में सहायता देता रहता है, जैसे बंदरगाहों का विकास, तेल अन्वेषण जिसमें बॉम्बे हाई एवं गैस शक्ति परियोजनाएं शामिल है, वायुयान, कोयला, लोहा, एल्यूमीनियम, उर्वरक, रेलों का आधुनिकीकरण, तकनीकी सहायता, औद्योगिक वित्त निगम आदि। बाहर विकसित देशों को भारत सहायता संघ विश्व बैंक के कहने पर भारत की विकास योजनाओं के लिए भारत को सहायता देता रहा है। विश्व बैंक ने भारत को पाकिस्तान से अपनी नदियों के पानी का झगड़ा मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने में भी सहायता दी है। इस प्रकार विश्व बैंक का सदस्य होने के नाते भारत ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा और परिवहन के विकास में बहुत लाभ उठाया है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने विश्व बैंक, उसके कार्य तथा उसकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करी। धन्यवाद।